ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की। राइट बेटा, तो अपना चैप्टर बंद कर लेंगे था जिसका नाम था नाभिकीय भौतिकी। इससे पहले मैंने बताया आपको नाभिकीय विखंडन। मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में नाभिकीय विखंडन। इसमें मैंने बताया कि 92 यूरेनियम 235 235 पर जब एक मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है 0n1, तो ये इसे अवशोषित करने के बाद 92 यूरेनियम 236 में बदल जाता है, जो कि अस्थायी होता है, यानी ये कंपन करने लग जाता है। इसके बाद ये दो भागों में टूट जाता है, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन, और प्लस में मैंने बताई थी 2 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। बेटा यहां न्यूट्रॉन की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसलिए मैंने औसत बताया था कितना 2.5 न्यूट्रॉन, यानी एक नाभिक के विखंडन में लगभग औसत रूप से 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। जैसे 2 नाभिकों का विखंडन कराया जाए तो लगभग 5 न्यूट्रॉन आपको प्राप्त हो जाएंगे। 3 का कराएंगे 7.5, 4 का कराएंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे। तो अब देखना बेटा, ये मात्र किसका विखंडन है? एक नाभिक का, यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन है। तो अब अगली हेडिंग आती है श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों का विखंडन कराते हैं और उससे उत्पन्न न्यूट्रॉन अगले नाभिकों का विखंडन कराते हैं, और यह प्रक्रिया एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती रहती है। जैसे यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन कराने के लिए सिर्फ एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब अगर 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो ये 2 न्यूट्रॉन अगले किसी यूरेनियम के 2 नाभिकों का विखंडन कर देंगे, और अगले 2 से कितने निकलेंगे? 4। अगले 4 किसका कर देंगे? 4 यूरेनियम का विखंडन कर देंगे, और ये प्रक्रिया श्रृंखला के रूप में चलेगी। देखिए कैसे चलेगी। अगर मेरे पास ये क्या है? ये यूरेनियम है, राइट। इस पर किसकी बौछार कराई जाती है? सपोज इस पर एक बौछार कराई जाती है न्यूट्रॉन की, तो ये कितने भागों में टूट जाता है? ये 2 भागों में टूट जाता है। 2 भाग कौन से होते हैं? एक बेरियम होता है और एक क्रिप्टॉन होता है। बेरियम और क्रिप्टॉन। और इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा? इससे निकलेंगे 2 न्यूट्रॉन। ये 2 न्यूट्रॉन निकले यहां से, एक न्यूट्रॉन ये रहा और एक न्यूट्रॉन ये रहा, राइट। इस न्यूट्रॉन से अगले 2 यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन हो जाएगा। सपोज ये एक यूरेनियम का नाभिक है, अगला ये नाभिक यूरेनियम का है। ये अगले यूरेनियम का विखंडन करेंगे तो यहां से ये क्या टूट गया? बेरियम में, और ये किसमें टूट गया बेटा? क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। 2 न्यूट्रॉन, एक ये रहा और एक यहां पर। इससे भी ये किसमें टूट जाएगा? एक बेरियम में। ऐसे लिख देता हूं, बेरियम में, और ये क्रिप्टॉन में। इससे भी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा? 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। एक न्यूट्रॉन ये रहा, एक यहां पे लिखा दिया। अब ये 2 न्यूट्रॉन किसका विखंडन करेंगे? अगले यूरेनियम का। ये अगले यूरेनियम का विखंडन करेंगे। अब ये यूरेनियम का विखंडन करेंगे तो यहां से क्या? ये किसमें टूट जाएगा बेटा? बेरियम में, और ये किसमें टूट जाएगा? क्रिप्टॉन। इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 2 न्यूट्रॉन। एक ये रहा, एक यहां पर है।
ये भी न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है। ऐसे ये यूरेनियम दो भागों में टूट जाएगा, एक बेरियम और एक क्रिप्टोन। यहां से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा? 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। एक न्यूट्रॉन ये रहा और एक न्यूट्रॉन यहां पर। अब ये क्या करेगा? ये इसको ऐसे बना देते हैं। ये न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम का विखंडन करेगा, या अगले यूरेनियम का करेगा, और ये किसमें टूट जाएगा बेटा? एक बेरियम में और एक इसमें क्रिप्टोन। इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 2। एक न्यूट्रॉन ये था, एक न्यूट्रॉन ये था। ये भी किसमें टूट जाएगा बेटा? बेरियम में, क्रिप्टोन। और यहां से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 2। इस प्रकार ये अभिक्रिया किसके रूप में चल रही है? श्रृंखला के रूप। अगले ये 2 न्यूट्रॉन 2 यूरेनियम का विखंडन करेंगे, ये 2 यूरेनियम का, 2 यूरेनियम का, 2 यूरेनियम का, फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये अभिक्रिया किसके रूप में चल रही है बेटा? एक श्रृंखला के रूप में चल रही है। इसके लिए एक बात जरूरी है कि इसमें विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान, इसमें विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर या अधिक होना चाहिए, या अधिक होना चाहिए। मतलब इस यूरेनियम का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए, तभी यह श्रृंखला अभिक्रिया आगे बढ़ पाएगी। अगर इसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम हुआ तो यह श्रृंखला अभिक्रिया स्वतः रुक जाएगी। प्रश्न उठता है कि क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान की वह निश्चित मात्रा जिससे इस अभिक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके उसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। और ये क्यों आवश्यक है, इसे अभी आगे अपन समझेंगे। अब अगर मान लो उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है, क्रांतिक द्रव्यमान से कम है, तो इसे बोलते हैं उपक्रांतिक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? उपक्रांतिक द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु नाभिक का द्रव्यमान या विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान उपक्रांतिक द्रव्यमान के बराबर है तो यह अभिक्रिया आगे चलते रुक जाएगी। और अगर इसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा है तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। इससे होगी तीव्र गति से होगी। इसे कहते हैं अतिक्रांतिक द्रव्यमान। इसे बोलते हैं अतिक्रांतिक द्रव्यमान। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या बोलते हैं? प्रथम पीढ़ी। जैसे भी लिखते हैं, यह है दूसरी पीढ़ी। देखो पहली पीढ़ी का विखंडन हुआ तो दूसरी पीढ़ी में आपको न्यूट्रॉन मिले। यह है द्वितीय पीढ़ी। और ये कौन सी है बेटा? तीसरी, तृतीय पीढ़ी। यानी ये जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, सब जानते हैं। यहां से पहले क्या था? मात्र 2 न्यूट्रॉन थे, 2 से कितने हुए? 4 हुए, फिर 4 से कितने हुए? 8 हुए। इस प्रकार ये पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। इस आधार पर एक परिभाषा आती है जिसको कहते हैं गुणन कारक। गुणन कारक क्या होती है? गुणन कारक। इसको समझो, ये क्या है? गुणन कारक को लिखते हैं के से, और के बराबर होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या अपॉन
इससे पूर्व वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या तथा उससे पूर्व वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या के अनुपात को गुणन कारक कहते हैं। जैसे अगर यहां पर आपने न्यूट्रॉन की संख्या ली है जैसे दूसरी पीढ़ी में, तो यहां पर लोगे इससे एक पहले वाली पीढ़ी यानी पहली वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आपने यहां लिया चौथी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहां लेंगे तीसरी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या यानी एक पूर्व वाली। तो इसका मान यदि k इज लेस देन 1, अगर k का मान 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा कब आएगा? जब किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या उससे पूर्व वाली पीढ़ी से कम हो जाएगी। यानी अगर ये न्यूट्रॉन की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती चली जाएगी, यानी पहले 2 थे फिर 1 रह गया फिर कुछ नहीं, तो क्या होगा? अभिक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। अगर गुणन कारक k का मान 1 से छोटा हुआ तो ये अभिक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी, मतलब ये आगे नहीं चल पाएगी श्रृंखला के रूप में, ये आगे श्रृंखला के रूप में नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें पूर्व वाली पीढ़ी में संख्या ज्यादा है और अगले वाली पीढ़ी में कम हो रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया स्वतः रुक जाएगी। और अगर k बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है? k बराबर 1 का मतलब है बेटा कि अगर इस पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या पूर्व वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो इसका आंसर 1 आएगा। सारी पीढ़ियों में न्यूट्रॉन की संख्या यदि बराबर होगी तो ऐसी स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से आगे बढ़ेगी। नियत दर एक समान रूप से नियत दर से आगे बढ़ेगी। इसको कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसको नियंत्रित किया जा सकता है, यह कहलाती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और इसका उदाहरण है परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु भट्टी इसका उदाहरण है। कोई पूछे आपसे तो परमाणु भट्टी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक उदाहरण है। लेकिन अगर सपोज k इज ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब ये वाले मान हमेशा ज्यादा है इससे पूर्व वाली पीढ़ी से, जैसा कि इसमें दिखाया गया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसी अभिक्रिया में क्या होगा? ये तीव्र गति से चलेगी यानी त्वरित गति से। क्यों? क्योंकि 4 कितने का करेंगे? 4 यूरेनियम का 8 कितने का 8 करेंगे तो जल्दी ही यूरेनियम पदार्थ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और बहुत तीव्र गति से चलेगी। मतलब यह श्रृंखला अभिक्रिया त्वरित गति से संपन्न होगी, और इसे कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका उदाहरण है बेटा परमाणु बम, एटॉमिक बम। परमाणु बम इसका क्या है? उदाहरण है। इस प्रकार ये क्या था बेटा? गुणन कारक। क्या था? गुणन कारक। इनको पढ़ेंगे हम किसको? परमाणु बम को भी पढ़ेंगे और परमाणु भट्टी को भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस श्रृंखला अभिक्रिया में कुछ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाता है वो समझते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न समस्याएं आइए श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न समस्या। तो क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या है न्यूट्रॉन क्षरण दर।
एक्चुअली में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉन का क्षरण होता है, और जब न्यूट्रॉन का क्षरण होगा तो ये अभिक्रिया लंबे समय तक नहीं चल सकती है, क्योंकि उस विखंडनीय पदार्थ का विखंडन कराने का उत्तरदायित्व न्यूट्रॉन के पास होता है। तो इस समस्या से बचा कैसे जा सकता है कि यदि क्षरण भी हो जाए तब भी हमारे पास न्यूट्रॉन की पर्याप्त इतनी संख्या हो कि वो अगले यूरेनियम का विखंडन करा सके। इसके लिए जरूरी है क्रांतिक द्रव्यमान। इसीलिए मैंने बोला अगर न्यूट्रॉन के क्षरण दर से बचना है तो विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। कैसे? क्योंकि जो क्षरण दर होती है, क्षरण दर ये एक पृष्ठीय प्रभाव है। क्या है? ये एक पृष्ठीय प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? पृष्ठीय प्रभाव है। आप ऐसे कह सकते हैं कि क्षरण दर समानुपाती होती है क्षेत्रफल की, समानुपाती होती है क्षेत्रफल की। मतलब अगर हम किसी विखंडनीय पदार्थ को गोल माने तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि उत्पादन दर होता है आयतनीय प्रभाव। कैसा प्रभाव होता है? आयतनीय प्रभाव। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्पादन दर समानुपाती होती है आयतन के। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्षरण दर बटे उत्पादन दर तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई, 3 ऊपर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3/8। यानी यहां से क्या हो रहा है? जो क्षरण दर है, क्षरण दर वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आर के। क्षरण दर व्युत्क्रमानुपाती आर, यानी आकार का मान अधिक होने पर आर यानी त्रिज्या, आकार अधिक होने पर क्षरण दर कम होगी। यानी आकार अधिक होने पर क्षरण दर कैसी होती है? कम होती है। इसीलिए और उत्पादन दर कैसी होती है? ज्यादा, क्योंकि उत्पादन दर जो है वो आर के क्या है? समानुपाती है। मतलब इसीलिए हम उस विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर लेते हैं, क्योंकि उसकी क्षरण दर उसके आकार की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार अधिक होगा तो क्षरण दर का मान कैसा होगा बेटा? आकार क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि उसका आप आकार बढ़ा दोगे तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षरण दर कैसी होगी बेटा? कैसी होगी? कम होगी। इसलिए उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, यानी क्षरण दर का मान उत्पादन दर से कम होना चाहिए। अगर क्षरण दर ज्यादा हुई, उत्पादन दर कम हुआ तो के का मान 1 से छोटा हो जाएगा और अभिक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। ये बात थी पहली समस्या न्यूट्रॉन की क्षरण दर। अब आती है समस्या नंबर 2। दूसरी समस्या है क्या? दूसरी समस्या है बेटा, और वो है नंबर 2। दूसरी समस्या न्यूट्रॉन के यानी श्रृंखला अभिक्रिया में जो उत्पन्न समस्याओं में नंबर 2 है वो है न्यूट्रॉन की ऊर्जा। न्यूट्रॉन की ऊर्जा भी एक समस्या है। कैसे बेटा? जो ये विखंडन की अभिक्रिया थी, इसमें जो उत्पन्न न्यूट्रॉन थे इनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? लगभग औसत रूप से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इतनी ऊर्जा के न्यूट्रॉन को यूरेनियम क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है?
अवशोषित कर लेता है, और जब ये इसे अवशोषित कर लेता है तो अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। जबकि इसके विखंडन के लिए ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की ऊर्जा लगभग 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इसे बोलते हैं तापीय न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? तापीय न्यूट्रॉन। तो इस ऊर्जा की रेंज में लाना है, तो इसके लिए बेटा मंदकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मंदकों का उपयोग किया जाता है, यानी इसकी ऊर्जा को कम करना, यानी मंद करना। तो इसके लिए मंदकों का उपयोग करके ऊर्जा के मान को इतना किया जाता है जिससे इसकी ऊर्जा की समस्या से निपटा जा सके। और मंदकों के रूप में उदाहरण है भारी पानी जिसको बोलते हैं D2O, सामान्य जल का भी उपयोग कर सकते हैं। एक होता है ग्रेफाइट का भी उपयोग कर सकते हैं, और एक होता है बेटा बेरिलियम का भी उपयोग कर सकते हैं। मंदकों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और नंबर 3, तीसरी समस्या है बेटा न्यूट्रॉन, वो इसी से रिलेटेड न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या। मैंने क्या बोला? प्रग्रहण का मतलब होता है कैप्चर। तो मैंने अभी बोला कि उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन को यूरेनियम क्या कर लेता है? अवशोषित यानी प्रग्रहण कर लेता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए मंदकों का प्रयोग किया जाता है, ताकि मंदकों का प्रयोग करने से मंदक न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है, लेकिन मंदक उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम कर देता है, और कम करने की वजह से ये यूरेनियम इसे अवशोषित नहीं करता है। इसलिए इससे ये क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। समझ में आई? यानी उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन को यूरेनियम डाइजेस्ट कर जाता है और विखंडित नहीं होता, लेकिन निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन को ये यूरेनियम से जब टकराता है तो इसका क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। इस प्रकार ये थी श्रृंखला क्रिया में उत्पन्न समस्याएं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे परमाणु बम और परमाणु भट्टी। ओके, धन्यवाद।